Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of practice questions of chapter Rigid Body Dynamics. Let's discuss these questions one by one in detail. The rotational inertia of a rigid body is referred to as moment of energy, moment of force, moment of inertia and moment of acceleration. तो जो हमारे पास rotational inertia होता है rigid body का, तो हम क्या बोलते हैं? moment of inertia. Option C जो है that is the correct answer. If a body is rotating about an axis passing through its center of mass, the angular momentum of a body is directed along its circumference, radius, axis of rotation या none of the options. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास सी कि जो अगर मान लो कोई बॉडी जो है ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है बॉडी है इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ये सेंटर ऑफ मास ले लिया इसका इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है ठीक है। अब अगर हम ओमेगा की डायरेक्शन देखें तो ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? ऐसे घूम रही है तो इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें ओमेगा अप साइड अब ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट आउट करेगी ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी ठीक है। और ये ओमेगा किसके अलॉन्ग होगी? अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है, अलॉन्ग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है? एल वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर। तो एल वेक्टर है डायरेक्टली ओमेगा वेक्टर के साथ वेरी कर रहा है तो यानी कि जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो ही एल की डायरेक्शन होगी तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी एल की भी और किसके अलॉन्ग होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन इज। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी जब बॉडी है रोटेट कर रही है ऐसे मान लो रोटेट कर रही है यहाँ पे इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसकी वेलोसिटी v1 ले लेते हैं इसकी v2 v3 ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है मान लो ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी v3 v4 हमें ये रिलेशन पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है ओमेगा तो कांस्टेंट होती है पूरी बॉडी के लिए कि अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे हम एक ही डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे कि ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो कैसी है हमारी ये डायरेक्शन रहने देते हैं ये ऐसे ले लेते हैं ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आ रही है तो ये पूरी बॉडी के लिए हमने डायरेक्शन मेंशन कर दी। जब भी बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है ओमेगा तो सबके लिए सेम आएगा। अब ओमेगा सेम है बट जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे उनका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट हो सकता है ना। ये आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हर एक पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगा। सो ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी पार्टिकल्स के लिए सभी पार्टिकल्स के इन द रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन the center of mass of body lies inside the body outside the body always lies on surface of the body always none of options। देखो जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, शेप साइज कैसी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, कहाँ पे ले रहे हैं उसकी पोजीशन, इन सब चीजों पे सेंटर ऑफ मास जो है वो डिपेंड करता है ठीक है। तो हम ऐसा बता ही नहीं सकते, जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर हो या बाहर हो हमेशा या इट लाइज ऑन द सरफेस। तो वो कहीं भी हो सकता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो इसमें हम ले सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो अंदर लाई कर रहा है। पर अगर इस बॉडी की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जाए तो सेंटर ऑफ मास बाहर भी लाई कर सकता है सरफेस पे भी लाई कर सकता है। डिपेंड किस पे करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, शेप कैसी है बॉडी की ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हमेशा अंदर ही होगा या बाहर ही होगा या सरफेस पे होगा ऑलवेज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन कहाँ पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन की ठीक है, शेप साइज कैसा है, इन सब चीजों पे सेंटर ऑफ मास जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम हैज।
अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जिस सिस्टम पे नेट फोर्स जो है वो जीरो लग रही है। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो हमें पता है जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिल गई हमें, जीरो, क्योंकि मास तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सलरेशन क्या आ गई, जीरो आ गई। अब किसी की एक्सलरेशन जीरो है तो वो कब हो सकती है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ gyration इज डिनोटेड बाय, रेडियस ऑफ gyration हम k से डिनोट करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a body in the rotational motion possesses rotational kinetic energy is given by, तो rotational kinetic energy का हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, combination of rotational motion and translational motion of a rigid body is known as, अब कोई बॉडी जो है वो रोटेट भी कर रही है, जैसे रोटेशनल मोशन भी हो रहा है उसका, और ट्रांसलेशन मोशन मतलब आगे की तरफ भी जा रही है, तो ये किसकी एग्जांपल होती है हमारे पास, रोलिंग की। प्लेनर मोशन भी इसको बोला जाता है, रोलिंग भी बोला जाता है। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। State true or false, the position of center of mass does not depend on the shape, size and distribution of mass of body। तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा वो डिपेंड करता है कि बॉडी की शेप कैसी है, साइज कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे बॉडी जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वो डिपेंड करता है, तो ये फॉल्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता, तो ये गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिपेंड करती है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, बॉडी की शेप और साइज पे भी। A body of moment of inertia 3 kilogram meter square, moment of inertia given है 3 kilogram meter square, it is rotating with angular velocity, angular velocity हमें given है 2 radian per second। ठीक है, has the same kinetic energy, तो इसकी जो kinetic energy same है as that of mass 12 kilogram moving with the velocity। अब हमें velocity की वैल्यू निकालनी, देखो ये बॉडी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का गिवन है हमें, वो रोटेट कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो उन्होंने बोला है कि ये जो बॉडी है जो रोटेट कर रही है स्पीड के साथ, एंगुलर स्पीड के साथ, उसकी सेम काइनेटिक एनर्जी है जो ये मास की है, तो ये लीनियर मोशन कर रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये रिलेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में से, तो हम यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3, ओमेगा की वैल्यू फिल कर दी 2 का स्क्वायर, हाफ मास की वैल्यू 12 और v स्क्वायर हमें तो निकालना है, तो ये क्या बना 3 इंटू 4/2, 1/2 इंटू 12 v स्क्वायर, तो ये यहाँ से 2, ये यहाँ से 6, 3 टू 6 इक्वल टू 6v स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज 1, तो v की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the particle performing uniform circular motion has angular momentum L। तो एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम L गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, चेंज कर दी, डबल कर दी, काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, हाफ कर दी, देन न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर हमें न्यू एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हमें पता होना चाहिए ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज कर रहा है, क्योंकि ये ओमेगा तो 2 टाइम्स हो रही है, हमें इसकी वेरिएशन भी तो फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हमें न्यू एंगुलर मोमेंटम पता चलेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब हम न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कैसे चेंज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, हाफ हो रही है, तो यहाँ पे हाफ फिल कर दिया, ओमेगा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास क्या बना, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 8 ओमेगा स्क्वायर।
अब ये टर्म तो ओरिजिनल वाली बन रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/8 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो अब न्यू एंगुलर मोमेंटम भी देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? आई इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है 1/8 के साथ और फ्रिक्वेंसी डबल हो रही है। तो ये कहाँ में क्या बना है यहाँ पे? 1/4 आई इंटू ओमेगा। जे हमारा ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया L/, तो जो न्यू है वो कैसे चेंज कर रहा है? L/4 फैक्टर से चेंज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin uniform circular ring, एक रिंग है, it is rolling down the inclined plane of inclination 30 डिग्री। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन हमारे पास कितनी गिवन है? 30 डिग्री। यहाँ से जो रिंग है वो नीचे आ रही है, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज। अब लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? c sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय mr²। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? I इज इक्वल टू mr²। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं फॉर्मूले में। ए जी साइन 30 कितना है? ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr² अपॉन mr², ये कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू क्या मिली? g साइन 30 डिग्री बाय, अब साइन 30 क्या होता है हमारे पास? 1/2, तो g/4 आ गया हमारे पास एक्सलरेशन की वैल्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। बिल्कुल करता है, क्योंकि अगर शेप कैसी है, साइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मास पे भी डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो डी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग। हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म रिंग है, जैसे ये रिंग ले लेते हैं। अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग। पहले हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये मान लो हम इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया रिंग का, और ये एक्सिस हम ले लेते हैं, दैट इज जेड एक्सिस। इस तरफ हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और ऐसे हमने सिस्टम ले लिया, दैट इज वाई एक्सिस। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग निकालना है? अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग। प्लेन ऑफ रिंग तो ये बनेगा एक्स वाई प्लेन, तो इसके टेंजेंट देखनी है। मान लो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। रिंग के प्लेन पे बोला है ना, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड करना है, आई एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है। इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 4 किलोग्राम। तो हमें ये जो आई जेड गिवन है, दैट इज 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब मुझे देखो ये पता लग रहा है कि जो ये वाली एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा कि जिसके अबाउट एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो इट इज इक्वल टू जिसके पैरेलल है, ये वो एक्सिस ले ली आई एक्स, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आई एक्स की वैल्यू भी चाहिए और एम आर स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो हमें देखनी है। अब हमें पता है कि ये जो आई जेड है, ये क्या है? एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर। तो आई जेड की वैल्यू 4 फिल कर दी, तो यहाँ से एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? 4 मिल गई। तो ये वैल्यू तो मिल गई हमें। अब आई एक्स चाहिए। हम आई एक्स कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमें आई जेड पता है, आई जेड के अलोंग क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। तो आई एक्स के अबाउट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।
तो वो क्या कहती है कि जो आई जेड है वो किसके इक्वल आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि मैंने एक्स वाई प्लेन में ही रिंग ली है, जेड एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो आई जेड के अलोंग क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर, इट इज आई एक्स प्लस आई वाई। अब रिंग क्या होती है, 1D का केस ही है, ठीक है। तो अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल का केस ले सकते हैं, क्योंकि हमने रिंग को 3D सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है, एक्स वाई जेड, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में पड़ी है और जेड एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है। हमें आई एक्स चाहिए, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये 2 टाइम्स आई एक्स हो जाएगा। आई एक्स की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, तो आई एक्सिस की वैल्यू क्या मिली, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, यहाँ पे फिल कर देते हैं 4/2 प्लस और ये 2, ये एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 है यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और 2 प्लस 4 कितना मिला हमें, 6। तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक्सिस पास करवा दी हमने, तो इसके अबाउट ये घूम रही है, ऐसे मान लो ऐसे रोटेट कर रही है। एंगुलर मोमेंटम किसके अलोंग होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही डायरेक्ट होगा। कैसे, क्योंकि हम ओमेगा की डायरेक्शन निकालेंगे, वो किस तरफ आएगी, अब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और किसके अलोंग होगी, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। तो हमारे पास एल का रिलेशन क्या होता है, आई इंटू ओमेगा वैक्टर, ये जो एल वेक्टर है डायरेक्टली ओमेगा वेक्टर के साथ वेरी कर रहा है, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन वही एल की डायरेक्शन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। A solid cylinder of mass 20 kilogram, length L 1 meter, radius is 0.5 meter. Its momentum of inertia in kilogram meter per second about its geometrical axis. अब हमें ये solid cylinder given है. Solid cylinder कैसा होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस तो यही होती है, ये वाली। और ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सी एक्सिस है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड सिलेंडर का, हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सारा डाटा गिवन है, हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। एम की वैल्यू 20 किलोग्राम, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 स्क्वायर, तो ये 10 हो गया, 10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, ये 10 से 10 कैंसिल, 25/10, यानी कि 2.5 जो है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पार्टिकल मूव इन द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है बट विद डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड उसकी कम होती जा रही है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, स्पीड कम हो रही है, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होगी ही, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसका कांस्टेंट रहेगा, या फिर एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ होगी। पार्टिकल मूव इन द spiral path with decreasing radius, the direction of angular momentum that is remain constant। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बट उसकी स्पीड कम हो रही है। अब स्पीड अपने आप तो कम होगी नहीं, अगर स्पीड कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यानी कि हम कुछ ना कुछ टॉर्क तो लग ही रहा है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, तभी तो स्पीड कम हो रही है। अपने आप तो पार्टिकल की स्पीड कम नहीं होगी, तो टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है यहाँ पे जीरो नहीं है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं है तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, dl/dt,
तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मिलेगा हमें, क्योंकि अगर टॉर्क जीरो होता तब हम कह सकते थे कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड, एक्सलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। देखो अब यहाँ पे पार्टिकल की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, बट मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो उसकी एक्सलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टेंजेंशियल एक्सलरेशन होगी ये, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन होगी, तो ये तो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होती है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ विद द डिक्रीजिंग रेडियस, ये भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो स्पाइरल पाथ तो बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि अगर बॉडी ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो मिलेगी हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगी, वो नहीं चेंज होगी। मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो नहीं लग रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर इज आई। हमारे पास क्या एक डिस्क है, ठीक है, इसके डायमीटर, ये डायमीटर ले लेते हैं इसका, तो ये जो है डायमीटर है इसका, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई। Its moment of inertia about axis perpendicular to its plane passing through a point on its rim will be। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है हमने एक्सिस, और वो एक्सिस कहाँ से पास करिए, कोई भी पॉइंट लेना है हमने इसके रिम में, मान लो यहाँ पे ही ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो गई, तो हमने इस एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई भी पॉइंट लेना है हमें इसके रिम पे, और उसके अबाउट उसके थ्रू जो है एक्सिस पास कर रही है, और एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही होगी। हम इसको ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देते हैं, जैसे ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रही है इसको हम, ये वाली जेड एक्सिस ले ली, ये हमने एक्स एक्सिस ले ली, इस तरफ हमने वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये जो z एक्सिस है ये इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल ही है, जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं हम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एक्सिस इट इज आई जेड प्लस मास अगर m है इसका, ठीक है, और ये रेडियस हम r ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ले लिया, r स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे आई जेड और एम आर स्क्वायर की वैल्यू फिल करें, ठीक है। अब हमें डायमीटर के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई गिवन है, यानी कि डायमीटर किसके अलोंग लिया है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से क्या होता है, आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई जेड क्या है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस, एम आर स्क्वायर बाई टू, इट इज आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो सिमेट्रिकल की वजह से हम लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स आई एक्स, तो ये आई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। आई एक्स तो मिल गया हमें, अब आई एक्स कितना गिवन है, दैट इज आई, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, एम आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ से एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 4, तो मार्क कर लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो है एक्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, हमें एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, आई जेड क्या गिवन है हमें, आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना बना, 3/2 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी, दैट इज 4i, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना मिला हमें, 6i, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following wrong relation from the following, ये टॉर्क है, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये करेक्ट रिलेशन है,
एल इज आई ओमेगा भी करेक्ट है, एफ इज एम में, बट ये रिलेशन जो है वो रॉन्ग है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क इनटू अल्फा, ये गलत रिलेशन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A solid sphere is rotating in the free space. Free space में rotate कर रही है solid sphere. If the radius of the sphere is increased while keeping the mass same, which one of the following remains will not affected? अब देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं और जो मास है वो क्या है, सेम है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर स्फीयर का रेडियस चेंज कर रहे हो, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ली, तो इस ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर ये रेडियस ही तो हुआ, तो अगर अगर रेडियस ही चेंज कर दिया तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज होगा, तो इफेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। एंगुलर वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर। अब वी तो हर एक पार्टिकल के लिए इट विल नॉट इफेक्टेड, आर चेंज हो रहा है ना। पहले एंगुलर मोमेंटम का देख लेते हैं, एक सेकेंड। फ्री स्पेस में सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा है, यानी कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो टॉर्क नेट जो है वो क्या मिलेगा, जीरो। टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है, डी एल बाई डी टी इज जीरो, और यहाँ से क्या मिला, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो एल क्या होता है, आई ओमेगा। अब अगर आर बढ़ा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा, एम सेम है। अगर ये बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या होगी, कम होगी, तो यानी कि ये एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगी और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि वो कैसे वेरी करती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के साथ। ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, बट ये इसका डिक्रीज ज्यादा है, ये ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि एंगुलर मोमेंटम पे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉलिड स्फीयर फ्री स्पेस में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो फ्री स्पेस में टॉर्क तो लगेगी नहीं, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या मिला, कांस्टेंट मिला। नेक्स्ट, hollow cylinder and a hollow solid cylinder have different mass diameters released from the rest simultaneously from an inclined plane which will reach the bottom first। अब एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, कुछ इंक्लिनेशन ले लेते हैं थीटा। यहाँ पे क्या है, एक तो सॉलिड सिलेंडर है, दोनों को नीचे हमने क्या किया है, रोल करवा रहे हैं साइमल्टेनियसली, इकट्ठे ही वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, एक होलो सिलेंडर, तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा, ये पूछा है, कौन बॉटम पे सबसे पहले आएगा। तो हमें पता है एक्सलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ना। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फिल करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू तभी पूरी कैलकुलेट होके मिलेगी। तो यानी कि जो एक्सलरेशन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इनवर्सली वेरी कर रही है, कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही डिपेंड कर रही है यहाँ पे। अब हमें पता है जो सॉलिड सिलेंडर है हमारा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और होलो का कितना होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एक्सलरेशन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, तो सॉलिड की एक्सलरेशन ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द होलो। तो अगर सॉलिड की एक्सलरेशन ज्यादा है वो नीचे पहले पहुंचेगा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Center of mass of two particles with masses 2 kilogram 1 kilogram located at these point is located at। हमें सेंटर ऑफ मासेस की लोकेशन निकालनी है, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल कहाँ पे है, 2 किलोग्राम का है, सेकेंड पार्टिकल का मास 1 किलोग्राम है, तो इसके
कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं फर्स्ट के 101 और मास 2 के 22। अब एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकाल लेते हैं, वो कैसे आएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। तो फर्स्ट का मास 2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1 प्लस सेकेंड मास m 1 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2 और नीचे दोनों मासेस ऐड कर दिए तो 3 मिला। तो ये क्या मिला 4/3। तो ऑप्शन ए बन रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 4/3 इसी में मिल रहा है और किसी में तो मिल ही नहीं रहा। ऑप्शन ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बाकी भी निकालने हो तो निकाल सकते हैं, एक से ही हमारा आंसर मिल रहा है हमें। जैसे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1y1 प्लस m2y2 अपॉन सम ऑफ मासेस। तो सेंटर ऑफ मास जो है फर्स्ट मास 2, y1 क्या है 0 क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। सेकेंड मास इज 1, इसका y कोऑर्डिनेट 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 2/3 मिल रहा है, यही मिल रहा है। z कोऑर्डिनेट निकालेंगे अगर हम, वो कैसे मिलेगा m1z1 m2z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो फर्स्ट मास कितना है 2, z1 z कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1 प्लस इसका z कोऑर्डिनेट 0 है तो ये टर्म तो 0 होगी डिवाइडेड बाय 3, तो z कोऑर्डिनेट भी 2/3 मिले। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Two bodies of masses 5 kilogram 15 kilogram they are located in Cartesian plane at 1001। तो जो फर्स्ट मास है 5 किलोग्राम है, इसकी लोकेशन कहाँ पे गिवन है 10 पे, और जो सेकंड है वो कहाँ, उसका मास गिवन है 15 किलोग्राम और इसकी लोकेशन कहाँ पे है 01 पे। हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मास पहला कितना है 5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, सेकेंड मास 15, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है 0। तो नीचे सम ऑफ मासेस कितने हो गए 20, 15 प्लस 5 20, तो ये 5/20 यानी कि 1/4 मिल रहा है। तो ये बी और डी ऑप्शन बी सी नहीं आएंगे, 1/4 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, फर्स्ट मास m1 दैट इज 5, इसका y कोऑर्डिनेट 0, सेकेंड मास 15, इसका y कोऑर्डिनेट 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास 20, ये बना 15/20, 5 3 5 4, तो ये 3/4 मिल रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम आर एट, ये इनकी लोकेशन बता दी, पोजीशन वेक्टर। हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी। तो फर्स्ट मास जो है वो क्या है 1 kg, तो ये कहाँ पे लोकेट है, पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है इसका m1 ले लेते हैं, इसको r1 ले लेते हैं, 5j कैप प्लस 13k कैप, और जो सेकेंड मास है वो कितना है 3 किलोग्राम और इसका पोजीशन वेक्टर कितना गिवन है -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k। ठीक है, हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है, तो हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास का, दैट इज m1x1 m2x2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला, फर्स्ट मास कितना है 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये आई कैप का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ही इसकी पोजीशन बता रहा है ना, तो ये 2 आ जाएगा। मास कितना है सेकंड का 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस 4, तो ये कितना मिला 3 - 6/4 यानी कि सॉरी 6 3 18, ये यहाँ पे 18 आएगा, 18 और ये 2 2 - 18 यानी कि -16/4 जो है एक्स कोऑर्डिनेट मिला। वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट मास कितना है 1, इसका y1 कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट j कैप के अलॉन्ग ही मिलेगा तो वो 5 है, प्लस सेकेंड मास 3 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है j कैप का कोफिशिएंट दैट इज 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस 3 + 1 4, तो ये 5 प्लस 12/4 इट इज 17/4। z कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, मास कितना है फर्स्ट 1, इसका z कोऑर्डिनेट k कैप का कोफिशिएंट आएगा दैट इज 13 प्लस
3 सेकेंड मास, इसका z कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है -2 डिवाइडेड बाय, तो ये बना 13 माइनस 6/4 दैट इज 7/4। अब हम इसको पोजीशन वेक्टर में रिजल्ट गिवन है तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना मिला -16/4 आई कैप, y कोऑर्डिनेट 17/4 जे कैप, z कोऑर्डिनेट 7/4 के कैप। 4 सब में कॉमन आ रहा है, 1/4 बाहर ले लेते हैं, तो ये बना -16 आई कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 7 ए कैप। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Next, distance between center of carbon and oxygen in carbon monoxide molecule is this। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से, तो ये कार्बन का एटम हो गया और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इनके बीच का डिस्टेंस हमें क्या गिवन है 1.13 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम से हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो कार्बन से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं कि वो x1 डिस्टेंस पे है। सेंटर ऑफ मास कार्बन एटम से कितना है x1 डिस्टेंस पे है। अब हमें बट ऑक्सीजन एटम से डिस्टेंस निकालना है ना, तो ऐसे कर लेते हैं कि ऑक्सीजन एटम से हम डिस्टेंस ले लेते हैं दैट इज x2, ठीक है। हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, ऑक्सीजन एटम को हम ओरिजिन ले लेते हैं कि ये एटम ओरिजिन पे बढ़ा है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे रहने देते हैं, इसी को ही ओरिजिन पे ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो अगर हमें इस m1 से डिस्टेंस बताना है कि सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्टेंस आएगा, तो इसको ओरिजिन पे ले लेंगे, ये 0 0 कोऑर्डिनेट, इसका d0 आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी m1, x कोऑर्डिनेट इसका 0, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस। अब हमें इस मास के x1 की वैल्यू मिल गई m2d ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो x1 क्या है, इस मास से डिस्टेंस था, तो ये सेकंड वाले मास से डिस्टेंस हम x2 ले लेते हैं। तो अगर हमें x2 निकालना है तो हम लिख सकते हैं x2 प्लस x1 किसके इक्वल है, d के इक्वल। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी d माइनस x1, तो d माइनस m2d ओवर m1 प्लस m2, तो ये क्या मिला हमें dm1 प्लस dm2 माइनस m2d डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस, ये कैंसिल हो गया। तो x2 डिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है d इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पे ट्रिक देखो क्या लग रही है, हमें जिस एटम से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो हमें इस एटम से डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे एटम का मास लेना है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, नीचे दोनों का सम, ठीक है। तो मतलब जिस मॉलिक्यूल से जिस एटम से डिस्टेंस निकालना है, उसके ऑपोजिट जो एटम है उसका मास लेके दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है, नीचे दोनों मासेस को ऐड कर देना। अब यहाँ पे देखो हमें ऑक्सीजन एटम से डिस्टेंस निकालना है, वो मैंने क्या लिया है x2, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन एटम से डिस्टेंस निकालना है तो कार्बन का मास लेंगे हम दैट इज 12, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है 1.13 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय दोनों के मासेस को ऐड कर देंगे, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो ये यहाँ से कितना मिलेगा हमें 12 इंटू 1.13 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 28।
इसको कैलकुलेट करके जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर वो मिल रहा है। बस ये हमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद रखना है। किसी भी एक एटम को रीजन ले लो, वो डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है। या फिर ये ऐसे याद रख लो कि जिस एटम से डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो कैसे निकालना है, दूसरे एटम का मास और उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय दोनों का मासेस का सम। ये ऐसे फॉर्मूला याद कर सकते। Three identical sphere each of radius are placed such that their centers lie on a straight line. तो स्ट्रेट लाइन पे जो है इनके सेंटर्स जो है वो लाई कर रहे हैं। मान लो ये पहला स्फीयर है, ये यहाँ पे पड़ा है इसका सेंटर, ये ऐसे दूसरा स्फीयर हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर, ये ऐसे तीसरा स्फीयर हो गया, और ये यहाँ पे इसका सेंटर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर से हमें लोकेशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग पड़े हैं ये, ठीक है, सेंटर स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसको, ये जो फर्स्ट स्फीयर है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम ओरिजिन पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये ओरिजिन पे है, ये रेडियस हो गया इसका आर, और ये इसका रेडियस हो गया आर, तो ये सेकंड जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2r और 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है। और ये r और ये भी r, तो ये कोऑर्डिनेट, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना बना r, 4r पे इसका सेंटर है। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। मास ले लेते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर है, सबका मास m ले लेते हैं, mx1 mx2 mx3 डिवाइडेड बाय तीनों का सम, मासेस का सम। अब जो फर्स्ट स्फीयर का सेंटर x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, ये रीजन उसको लिया है। सेकंड कोऑर्डिनेट, ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, स्फीयर, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2r, और थर्ड का x कोऑर्डिनेट 4r डिवाइडेड बाय तीनों के मासेस को ऐड किया 3m। ऊपर क्या मिला 4 और 2 6 mr बाय 3m, m से m कैंसिल, और ये 2, तो यहाँ पे क्या मिला 2r। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Consider a system on which there are external forces acting. If the vector sum of all these external forces is 0, center of mass is। अब कोई सिस्टम है, उन्होंने क्या बोला, इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। मान लेते एक्सटर्नल फोर्सेस F1 F2 F3 लग रही हैं। उन्होंने क्या दे दिया, सम ऑफ दीज एक्सटर्नल फोर्सेस, सबका सम मेशन ओवर Fi इज 0। अब सबका सम 0 है, यानी कि सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी मिली आपको, 0 ही मिली। एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है सिस्टम पे 0 है। सेंटर ऑफ मास, अब अगर फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सलरेशन क्या मिलेगी 0, और उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी कांस्टेंट मिलेगी। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मस्ट नॉट मूव, ये तो गलत है क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। मे एक्सलरेट, एक्सलरेट तो हो ही नहीं रहा, 0 है। मस्ट एक्सलरेट भी ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा मे मूव, वो मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कांस्टेंट स्पीड है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। For an object with the center of mass at origin, x coordinate of particles of object। अब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकाल लेते हैं, m1 x1 m2 x2, बहुत सारे पार्टिकल्स है, mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास m। तो सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 0 आएगा, ये m इधर आके 0 हो गया, तो m1 x1 m2 x2 अप टू सो ऑन mn xn। तो ये इक्वेशन मिल रही है हमें। अब हमें x कोऑर्डिनेट बताना है पार्टिकल्स के, ऑब्जेक्ट के। मे ऑल बी पॉजिटिव, अगर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो 0 ही नहीं मिलेगा। मे बी ऑल नेगेटिव, तब भी 0 नहीं मिलेगा। सारे अगर नेगेटिव हो जाएंगे 0 तो मिलेगा ही नहीं।
मे बी ऑल नॉन नेगेटिव। यहाँ पे नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Body of mass 50 kilogram is standing on the frictionless surface. He throws a ball of mass 2 kilogram away from him. यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उसका मास कितना है 50 किलोग्राम, और वो स्टैंड है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा है, ठीक है। ही थ्रोज ए बॉल, स्टैंडिंग पोजीशन में है यानी कि वो मूव ही नहीं कर रहा, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 0। ही थ्रोज ए बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम अवे फ्रॉम, तो इसने इस तरह से इस तरफ बॉल फेंकी, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है इसका 2 किलोग्राम। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करके निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल स्पीड निकालनी है। फर्स्ट पार्टिकल कौन है, ये बॉय, अब ये तो रेस्ट पे है 0, इसका मास कितना है दूसरा बॉडी का 2 किलोग्राम, स्पीड कितनी है इसकी 10। मान लेते हैं कि ऐसे आगे की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ जा रही है ये बॉल ऐसे, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं हम। दोनों के मास को ऐड कर दिया 52, तो ये कितना बना 20/52। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेट 0.4 जो है वो आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी। Which of following is the mathematical representation of law of conservation of linear moment, total linear moment? तो वो क्या आएगी हमारे पास, हमें पता है जो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज dp/dt, अगर ये 0 होगी तभी तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलेगा। सो dp/dt इक्वल टू 0, दैट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।